चैप्टर 4 की शुरुआत होती है वहीं से जहाँ चैप्टर 3 ख़त्म होता है। मसाटो अपने जॉब पे आया हुआ था। मसाटो देखता है कि उसके सभी सीनियर लड़कियों से कितना फ्लर्ट कर रहे होते हैं और प्यार से बात करते हैं। मसाटो अपने सीनियर को इस तरह की चीज़ें कहते और करते हुए देखता है तो वो सोचता है कि मैं इस जगह पे चाहे कितना भी समय रह लूँ, मुझे इस जगह की आदत कभी नहीं हो सकती है। और वो सीनियर जो हमेशा मुझसे इतने अच्छे से बात करते हैं, उन्हें इस तरह से देखने में कितना अजीब लगता है। मसाटो टेबल पे ड्रिंक्स को लेकर जाता है, शराब को, और उसके बाद वहाँ की एक लड़की उसे कहती है कि अगर तुम यहाँ आ ही गए हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ बैठकर थोड़ा सा शराब पी लो। मसाटो उस लड़की से कहता है कि माफ़ करना, मैं अभी नहीं पी सकता, और वो लड़की कहती है कि क्यों, इसमें मज़ा नहीं आएगा। तो मसाटो का सीनियर ये सब संभालते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे लिए मैं काफ़ी नहीं हूँ? तब वो लड़की कहती है कि हाँ, जब तक तुम मेरे साथ हो तो मुझे और कोई नहीं चाहिए। मसाटो उसके बाद आके कहता है कि मुझे ज़्यादा रिक्वेस्ट नहीं आती मेरी सीनियर्स की तरह, इसलिए मैं बस उनसे हंसकर बात कर सकता हूँ और उनकी बातें सुन सकता हूँ। और उसका एक फ्रेंड आके उसे कहता है कि तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट आई है टेबल नंबर 3 पे। जब भी उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट आई है तो मसाटो के दिमाग में बस एक ही इंसान का नाम आता है। मसाटो अपने कस्टमर के पास जाने के बाद उसे गुड मॉर्निंग कहता है। उसकी कस्टमर होती है सेरा सान। मसाटो कहता है कि आप तो दोबारा आ गई। तब वो लड़की कहती है कि हाँ हाँ, मेरे पास बस थोड़ा खाली समय था इसीलिए। और मसाटो सोचता है कि तुमने ये अगले हफ्ते भी कहा था। मसाटो बताता है कि ये मिसुजू सेरा, जो कि मुझसे थोड़ी सी बड़ी है, और ये मुझ जैसे किसी बोरिंग लड़के को हमेशा रिक्वेस्ट करती है। और उसके बाद सेरा कहती है कि इस तरह के लोगों से डील करना तुम्हारे लिए बहुत बहुत मुश्किल होता होगा। साटो कहता है कि हाँ, इसमें मेरी ही गलती है। अगर मैं इस जैसी जगह पे काम करता हूँ और मैं शराब भी नहीं पी सकता तो ये थोड़ा सा अजीब नहीं है। सेरा कहती है कि तुम इस जैसी जगह पे काम करते हो और तुम शराब भी नहीं पीते तो ये बहुत अजीब है। मसाटो कहता है कि हाँ, मुझे भी यही लगता है। इसके बाद सेरा हंसते हुए कहती है कि हाँ, तुम्हें मेरा शुक्रिया अदा मानना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जैसे किसी के लिए मैं बिल्कुल सही हूँ। क्योंकि मैं यहाँ इसलिए नहीं आई क्योंकि मेरे पास कोई नहीं है साथ में बैठ के पीने के लिए, तो तुम्हें मेरा आभारी होना चाहिए। मसाटो कहता है हंसते हुए कि हाँ, ये सच भी हो सकता है, क्योंकि मेरे जैसे किसी के लिए आप सबसे बेहतर है सेरा। आपका शुक्रिया मुझे चुनने के लिए। सेरा के फ्रेंड मजाक करते हुए कहती है कि देखो देखो मिकी, कि सेरा किस तरह उस लड़के के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी है। देखो, वो हमारे तरफ ध्यान भी नहीं दे रही है। सेरा ये सब सुनने के बाद शर्मा जाती है और वो मिकी को चुप कराने के बाद मसाटो से कहती है कि तुम इसे गलत मत समझ लेना, मगर मैं यहाँ बस इसीलिए आई थी क्योंकि मुझे मेरे सीनियर ने यहाँ आने के लिए इनवाइट किया था और मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था, तो मुझे यहाँ आना पड़ा। इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया क्योंकि तुम सबसे बेकार ऑप्शन थे। तुम्हें समझ आया? और मसाटो हंसते हुए कहता है कि अगर ऐसी बात है फिर भी मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मसाटो कहता है कि मैं सबसे कम जो कर सकता हूँ वो आपकी बातें सुन सकता हूँ, और मुझे आपकी जो कहानी होती है जो आप सुनाती है मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। सेरा कहती है कि मुझे पता है कि तुम इस तरह की बातें हर किसी के साथ करते होगे। तो इसे मना करते हुए मसाटो कहता है कि बल्कि आप ही वो अजीब इंसान है जो मुझे रिक्वेस्ट करती है, आपके अलावा और कोई मेरे लिए रिक्वेस्ट नहीं करता है सेरा सान। इस तरह की बातें सुनने के बाद सेरा बिल्कुल शर्मा जाती है और वो हंसते हुए कहती है कि हाँ, मैं ही हूँ जो तुम्हारे जैसे किसी को रिक्वेस्ट करती हूँ, क्योंकि तुम तो शराब भी नहीं पी सकते। मसाटो सेरा को इतना हंसते हुए देखकर खुश होता है और सोचता है कि ये अच्छा है कि वो अब इंजॉय कर पा रही है। जब मैंने पहली बार सेरा को देखा था तब वो बहुत अजीब लग रही थी। तब मुझे चिंता हो रही थी कि क्या वो ठीक है, मगर अब जब मैं उसे थोड़ा सा भी हंसते हुए देखता हूँ तो मुझे भी बहुत ज़्यादा खुशी होती है। मसाटो एक बिल्ली की फ़ोटो दिखा रहा होता है सेरा को, मगर सेरा अपने ही ख्यालों में खोई होती है और वो कहती है कि तुम बहुत क्यूट हो मसाटो, तुम मेरे एंजल हो, तुम यहाँ हो इसीलिए मेरे पास आगे बढ़ने के लिए अभी भी इच्छा है। और एक महीने पहले का हम सीन देखते हैं कि जब सेरा की मैनेजर उसे डांट रही होती है कि तुमने ये काम क्यों नहीं किया, तो सेरा कहती है कि आप ही ने तो कहा था कि ये इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं था। और उसके बाद वो उसे ताना मारते हुए कहती है कि अब मुझे समझ आया कि क्यों लड़के तुमसे दूर भागते हैं। आसपास के लोग बात कर रहे थे कि क्या सेरा को धोखा मिला है, तो और एक
बताती है उसे कि हाँ, 1 साल पहले जब उसने काम करना शुरू किया था तब उस लड़के ने इसे डंप किया था, और वो लड़का तो ये भी कह रहा था कि वो कभी शेरा को डेट भी नहीं कर रहा था। हम शेरा के बॉयफ्रेंड को देखते हैं। शेरा का बताती है कि ये मेरा पहला बॉयफ्रेंड था जो कि कॉलेज से था, और मैं चाँद को छूने की कोशिश कर रही थी। और वो लड़का कहता है कि तुम्हें सच में ऐसा लगा? मैं तो तुम्हें कभी सीरियसली सोचा भी नहीं उस तरह से। और वो कहता है कि पहले से मेरी 2 गर्लफ्रेंड है। शेरा कहती है कि बस 2 महीने के अंदर उसने मुझे बिल्कुल तोड़ के रख दिया था। शेरा अपने घर में आके रोती है और वो सोचती है कि मुझे गुस्सा और नफ़रत से पहले मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं कितनी ज़्यादा बेवकूफ़ हूँ कि मैं उस तरह के इंसान को लेकर इतना खुश थी। ऐसा क्यों था? क्योंकि मेरे आस-पास के लोगों के पास पहले से कपल है, या वो मुझे इसीलिए जलन हुई। और हम देखते हैं बहुत सारे बियर के कैन गिरे थे और उसके बाद से शेरा हमेशा अकेला रहने लगी। मेरे आसपास के लोग फोटोज डालते थे, कपल की तरह घूमते थे, मगर मुझे अब कुछ महसूस नहीं होता था। मैं बस काम करती थी और घर आके सो जाती थी और अगले दिन दोबारा उठ के यही चीज़ करती थी। मैं पहले भी अकेली थी, आज भी अकेली हूँ, बस अकेली। और मैं शायद से हमेशा रहूँगी। मेरे पास जीने के लिए कोई भी वजह नहीं है। उसके बाद शेरा की एक सीनियर उसे कहती कि क्यों ना हम बॉयज़ बार में चलें। मैं देख रही हूँ कि तुम बहुत दिनों से अकेली रहती हो और उदास रहने लगी हो। अगर तुम वहाँ चलोगी तो तुम्हें हैंडसम लड़कों के से बात करने का मौका मिलेगा, तो तुम बहुत ज़्यादा खुश हो जाओगी। तो शेरा सोचती है कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहती, मगर ये मेरी मदद कर रही है बहुत समय से, तो मुझे एक बार जाना चाहिए। उसके बाद उसकी सीनियर कहती है कि मुझे लगा था कि अगर तुम वहाँ चलोगी तो तुम्हें थोड़ा सा अच्छा लगेगा। तो उसके बाद शेरा मान जाती है कि हाँ, मैं चलूँगी, और इससे उसकी सीनियर भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। खुश हो जाने के बाद वो शेरा को गले लगा कहती है कि मुझे लगा ही था कि तुम्हें भी पसंद आएगा। और शेरा कहती है कि हाँ, मैं भी चाहती हूँ कि मुझे पसंद आए। शेरा जब बॉयज़ बार के अंदर आ जाती है तो वो सोचती है कि मैं इस तरह की जगह कभी भी नहीं आई, और मुझे पता है कि मैं एक बहुत बोरिंग सी लड़की हूँ और मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता है। वो चाहती थी कि वो बस छोटी-मोटी बात करने के बाद डायरेक्ट अपने घर पे चली जाएगी। और जब वो वहाँ आती है तो उसकी सीनियर एक लड़के को हाय कह के उसका नाम कहती है, और अपने आवाज़ को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर कर कहती है कि सेंसे-कुन, मैं दोबारा से आ गई हूँ। शेरा ये सब देख के चौंक जाती है कि उसकी सीनियर किसी लड़के के लिए खुद को इतना भी बदल सकती है। और उसकी जो सीनियर होती है वो कहती है कि आज मैं तुम्हें ही चुनने वाली हूँ, तुम्हें ये पूछने की ज़रूरत नहीं थी। और उसके बाद वो दोनों अंदर जाते हैं और शेरा भी उनके पीछे-पीछे जा रही होती है। शेरा को इस पे यकीन भी नहीं होता है कि उसकी सीनियर इस तरह की लड़कियों की तरह एक्ट भी कर सकती है। शेरा बॉयज़ बार के अंदर के जो लड़के थे उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा ब्लश कर रही थी, मगर वो सोचती है कि ये लड़के बहुत ज़्यादा हैंडसम है, शायद से इन्हें देखकर मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाएगा। फिर वो सोचती है कि इस तरह के लड़के कितना हम पर हंसते होंगे पीठ पीछे, सोचते होंगे कि हम किस तरह की औरतें हैं जिन्हें बस लड़कों से बात करने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। और उसके बाद वो सोचती है कि मैं कितनी बुरी लड़की हूँ, मैं बस यहाँ पर आई थी ये लड़कों से बात करने के लिए और अपने मूड को ठीक करने के लिए, मगर यहाँ आके मैं किस तरह की चीज़ें सोच रही हूँ। और वो सोचती है कि ये लड़के हमें देखकर कितने प्यार से बात करते हैं, वैसे ये कुछ गलत भी तो नहीं कर रहे हैं। सैरा उम्मीद कर रही होती है कि मैंने जिसे बुलाया है वो जल्दी से आ जाए और मैं उससे छोटी सी बात करने के बाद अपने घर सीधा चल जाऊंगी, और कल मुझे जॉब पे जाना है तो आज मैं थोड़ी जल्दी ही आराम कर लूँगी। सैरा सोचती है कि दोपहर तक सोना भी अच्छा लगता है मुझे। और उसके बाद उसका असाइन किया गया बॉय आ जाता है और वो कहता है कि आप कैसी हैं। मसाटो आके कहता है कि आपसे मिलना एक गर्व की बात है, और शेरा उसे देखकर सोचती है कि क्या ये एक एंजल है। मसाटो कंटिन्यू करते हुए कहता है कि क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ मैडम। शेरा कहती है कि मेरा नाम शेरा है, और मसाटो कहता है कि आपसे मिलना बहुत ज़्यादा गर्व की बात है। और वो सोचती है कि इसके अंदर कुछ अलग है, ये देखकर बहुत मासूम लगता है, इसका चेहरा एक बच्चे की तरह है और इसके अंदर कुछ खास है जो मुझे इसे बचाने का संकेत देता है। और मसाटो कहता है कि आप हमेशा यहाँ काम से आती हैं। सेरा कहती है कि मुझे आज काम से जल्दी छुट्टी लेकर यहाँ आने के लिए मेरी फ्रेंड ने कहा था। तो मसाटो कहता है कि अच्छा है, काम से कभी कभी जल्दी छुट्टी लेकर खुद पर भी ध्यान देना चाहिए। मसाटो जब सेरा से बात कर रहा था तो मसाटो बहुत ज़्यादा खुलकर बात कर रहा था और हंस रहा था, तो इसीलिए सेरा भी हंस देती है और वो सोचती है कि क्या सच में मैंने अभी स्माइल किया।
और वो सोचती है कि मैंने जैसा सोचा था ये वैसा बिल्कुल नहीं है, इसीलिए लगता है मैंने अपना गार्ड डाउन कर दिया था। मसाटो के पूछने पर सैरा बताती है कि मैं बहुत ज़्यादा समय से अभी रात में गेम खेलती हूँ, और उसके बाद वो सोचती है कि मैंने गेम कह दिया, इसे लगेगा कि मैं कितनी अजीब सी लड़की हूँ। मसाटो ये ना कहकर ये कहता है कि गेम, मैं भी बहुत ज़्यादा गेम खेलता हूँ, और वो पूछता है कि आप किस तरह की गेम खेलती हो, तो सैरा कहती है कि आरपीजीज टाइप। तो मसाटो कहता है कि मुझे इस तरह की भी गेम पसंद है। उसके बाद सैरा सोचती है कि मुझे मसाटो का हर चीज़ पसंद आ रहा है, वो जिस तरह से बात करता है, हंसता है, कहता है, और वो जिस तरह से मुझसे बोलता है, मेरी बातों को सुनता है और मेरी हर चीज़ों में हंसता है। सैरा को भी मसाटो से प्यार होने लगा था, और वो सोचती है कि यही जगह है मेरे जैसे लोगों को खुश रहने के लिए, और उसके बाद वो ड्रिंक करने लगती है और सोचती है कि मुझे अब इतना भी सोचना बंद कर देना चाहिए, मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रही हूँ। सैरा कहती है कि मेरे बॉस ने मेरा बहुत मजाक उड़ाया सबके सामने, वो मुझे बहुत अजीब लग रहा है, और वो सोचती है कि मैंने इसे ये सब कह दिया, शायद से अब ये सोचेगा कि मैं कितनी बड़ी बेवकूफ़ हूँ। मुझे लगा था कि ये मेरे साथ एक असली रिलेशनशिप चाहता है, इसीलिए मैं इसके बातों में आ गई थी, मगर असल में इसी ने तो मुझसे पूछा था। मगर मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए कि ये भी उन्हीं की तरह होगा जो कि मुझे बस झूठे सपने दिखाता है, और जब मैं उससे पूछूंगी तो वो ज़रूर मुझे मना ही कर देगा। सेरा को लग रहा होता है कि मसाटो भी उसके पहले जैसे बॉयफ्रेंड की तरह होगा, जो कि उसे धोखा दे चुका था और उसका बहुत मजाक उड़ाया था। और वो अपने बॉयफ्रेंड के बाद सोचती है कि जब मैंने उसे कन्फेस किया था तो उसने मेरा कितना मजाक उड़ाया था और ये कितना बुरा है। मगर मसाटो उसको कहता है कि सेरा तुमने कुछ भी गलत नहीं किया है, और सेरा कहती है कि हम लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है मसाटो। मसाटो कंटिन्यू करते हुए कहता है कि तुम्हारे पास और कोई रास्ता भी नहीं था और मैं इसे नहीं मान सकता, और ये सुनकर सेरा चौंक जाती है। मसाटो कहता है कि बस इसीलिए कि लड़के लड़कियों से थोड़ा कम है तो ये उन्हें किसी भी तरह से कोई बड़ा नहीं बनाता है, और मसाटो उन्हें हेट करता है उन लड़कों को जो कि बस इसीलिए लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं। और सैरा सोचती है कि ये लड़का मेरे लिए गुस्सा क्यों हो रहा है। सैरा सोचती है कि इसे मेरे लिए गुस्सा होने की क्या ज़रूरत है, जबकि ये बस बैठ के चुपचाप मेरी बातों को सुन सकता था। तब सैरा को समझ आता है कि मसाटो और लोगों से कितना ज़्यादा अलग है। वो बस यहाँ सैरा से बात नहीं कर रहा था अपने काम की वजह से, वो सच में उससे बात करना चाहता था। मसाटो कहता है कि अगर अगर तुम मेरी बात करो तो मैं तुम्हारे जैसे किसी को डेट करना चाहूँगा सैरा-सान। ये बात सुनने के बाद सैरा बिल्कुल शर्मा जाती है और जो चौंक जाती है कि मसाटो ऐसा कुछ क्यों कह रहा है। और मसाटो कहता है कि सैरा तुम बहुत खूबसूरत हो और कोई भी तुम्हारे प्यार में गिर जाएगा, और अगर मैं वो इंसान होता तो मैं भी तुम्हारे प्यार में गिर जाता। और ये सब सुनने के बाद सैरा को लगता है कि उसके अंदर कुछ था जो कि टूट चुका है। ये सब सुनने के बाद सैरा के अंदर कुछ अजीब सी फीलिंग जागने लगती है, और वो सोचती है कि मसाटो बस मेरा है, वो मेरा एंजल है और मैं उसे हमेशा सबसे बचाऊंगी। और वो सोचती है कि मुझे हमेशा फ्राइडे को आकर मसाटो के साथ रहना होगा, वरना कोई और उसे मुझसे दूर कर ले जाएगा। दूसरे सीन में हम देखते हैं सैरा का घर, जहाँ पर सैरा मसाटो की एक फ़ोटो लेकर उसी से बात कर रही होती है, और वो उस फोटो को चूमते हुए कहती है कि अब मैं इस अपनी ज़िंदगी के बारे में सोच भी नहीं सकती कि मैं तुम्हारे बिना अपनी ज़िंदगी में क्या करूँगी। उसके बाद सैरा के फ्रेंड उसे उसके ख्यालों से निकालते हुए कहती है कि सैरा अब हम जा रहे, तुम कब तक इस बच्चे से फ्लर्ट करने वाली हो। और सैरा कहती है कि मैं इस पतले से लड़के से कोई फ्लर्ट नहीं कर सकती, और तुम्हें क्या लगता है मैं इसके साथ फ्लर्ट क्यों करूँगी। मगर जब वो ये कहती है तो उसके हाथ भी काँप रहे थे, और जब वो इसे कहती है पतला सा लड़का, और उसके बाद वो सोचती है कि मैं इसे ये नहीं कह सकती, ये हर तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, स्मार्ट है। और वो सोचती है कि इस तरह के इंसान को लैंकी कहना बहुत ज़्यादा अजीब नहीं होगा, और वो बहुत शर्मा रही थी कि उसने ऐसा क्यों कहा। सैरा अपने चेहरे पे हाथ रखने के बाद कहती है कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहती थी मसाटो, बस मैं थोड़ा सा शर्मा गई थी। और उसके बाद वो सोचती है कि मैं कितनी बुरी इंसान हूँ, और उसके बाद को काट कर मसाटो कहता है कि मैं समझ गया, मुझे पता है कि मैं कितना पतला हूँ, कितना अजीब हूँ, मगर मैं जानता हूँ कि तुम ये नहीं कहना चाहती थी। और वो कहता है सैरा का हाथ पकड़ते हुए कि क्या आप
दोबारा आना चाहेंगी। और जब वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ कर जा रहे थे तो सेरा अपने मन में कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ मसाटो। जब मसाटो सेरा को पकड़कर बॉयज़ बार से बाहर छोड़ने के लिए जा रहा था तब सेरा कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और मैं नहीं चाहती कि तुम और किसी लड़की के साथ बैठो और मैं ये बिल्कुल नहीं देख सकती। तब मसाटो कहता है कि तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस। सेरा अपने मन में सोच रही थी कि तुम जैसी मेरे तरह देखकर स्माइल करते हो, मैं ये नहीं चाहती कि तुम किसी और की तरफ इसी तरह देखो। मसाटो अपनी बात को पूरा करते हुए कहता है कि मैं यहाँ बस फ्राइडे को काम करता हूँ, तो तुम अगर ये चाहती हो तो तुम हर फ्राइडे को आकर मेरे लिए रिक्वेस्ट कर सकती हो, ये तुम्हारे लिए ठीक होगा क्यों? सेरा मसाटो से कहती है कि अगर ये बात है तो मैं हर हफ्ते तुम्हारे लिए आ सकती हूँ और वो सोचती है कि बस हर हफ्ते में एक दिन मेरे लिए ये काफ़ी नहीं होगा, मुझे और समय तुम्हारे साथ बिताना है। और हम देखते हैं सेरा की फ्रेंड उसके पीछे से उसे पकड़ने के लिए आ रही थी। सेरा को पीछे से पकड़ने के बाद उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम दोनों क्या फ्लर्ट कर रहे थे, किस चीज़ के ऊपर? और वो कहती थी, सेरा कहती है कि क्या तुम हम दोनों को देख रही थी? तो वो कहती है जब मैं पैसे देने में व्यस्त थी तब तुम लोगों ने उस समय का बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। और उसके बाद वो क्यूट सा चेहरा बना के कहती थी कि तुमने ये सही नहीं किया और उसके बाद वो दोनों जाने लगते हैं। और सेरा सोचती है कि मैं इस चीज़ के ऊपर नहीं हंस सकती कि तुम वहाँ किस तरह का एक्ट कर रही थी। मिकी मिकी उसके फ्रेंड ही का नाम था। जाते हुए सेरा बहुत ज़्यादा खुश थी और वो सोचती है कि अब मसाटो की वजह से मेरी ज़िंदगी कितनी ज़्यादा बेहतर हो चुकी है और अब मेरे पास कोई वजह है जीने के लिए। सेरा की फ्रेंड अपने घर चली जाती है और कहती है कि अपना ध्यान रखना और हम मंडे को मिलेंगे। और सेरा भी अपने ट्रेन लेने के लिए अपना फ़ोन निकालती है। वो सोचती है कि हम दोनों इतना मगन हो गए थे कि आधी रात कब हो गई हमें पता ही नहीं चला। और वो सोचती है कि ये आखिरी ट्रेन है, तभी वो किसी को देखती है जिसे देखने के बाद वो चौंक जाती है। और वो जिसे देखी थी वो मसाटो था जो कि ट्रेन ही लेने के लिए जा रहा था। और वो उसे पीछे से देख के सोचती है क्या ये सच में मसाटो है? और वो मसाटो के पीछे पीछे जाने लगती है और वो ये सोचती है कि मुझे मालूम है कि ये एक अपराध है, मगर तभी मसाटो पीछे मुड़ के देखता है और जब उसे पीछे कोई नहीं नजर आता तो वो दोबारा सीधा चलने लगता है। सेरा सोचती है हाँफते हुए, क्या उसने मुझे देख लिया? मगर मसाटो ने उसे देखा नहीं होता है और वो सीधा जा रहा होता है अपने घर की तरफ। सेरा बहुत ज़्यादा घबरा गई थी और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हाँफ रही थी और वो सोचती है कि अगर मसाटो ने मुझे इस तरह से देख लिया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो थक कर नीचे बैठ जाती है और वो सोचती है कि मैं जानती थी कि मैं बहुत बुरी औरत हूँ और मैं खुद के ऊपर कलंक हूँ। और वो मसाटो का पीछा करते करते उसके घर तक पहुँच गई थी। उसके बाद वो उसका एड्रेस अपने मोबाइल में नोट कर लेती है और सोचती है तो उसका पूरा नाम ये था। और हम देखते हैं सेरा के अंदर बहुत अजीब सी चीज़ें हो रही थी और वो एक क्या बताऊँ। और वो सोचती है कि मैं इसका नंबर क्यों लिख रही हूँ जबकि मैं उसे कुछ मैसेज भी नहीं करने वाली। और सेरा को पानी गिरने की आवाज़ आती है और वो सोचती है कि इस तरह की सिचुएशन में भी सेरा सोचती है कि तुम्हारे और मेरे बीच में बस एक दीवार का फ़र्क है। और वो सोचती है कि इस तरह अकेले होना भी उसे कितना ज़्यादा एक्साइटेड करता है। कि तुम्हें पता है मैं अंदर से कितना टूट गई हूँ मसाटो। वो नीचे बैठ जाती है और सोचती है कि ये किस तरह की फीलिंग है जो मेरे अंदर महसूस हो रही है। और हम देखते हैं कि वो अपने मोबाइल में वो जो शावर का आवाज़ था पानी गिरने का वो रिकॉर्ड कर रही होती है और वो सोचती है कि मैं अब खुद को नहीं रोक सकती।